So this is a basic template of C program. अब आप लोग को पता होगा, ठीक है, we often use these terms printf, scanf, like this, okay. तो एक्चुअली ये सब जो हम लोग लिखते हैं, printf है, ठीक है, फिर scanf हम लोग लिखते हैं, ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब फंक्शंस है। ये जो मेन है, ये क्या है, मेन भी एक फंक्शन है। दीज आर ऑल फंक्शंस। एंड फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, फंक्शन इज नथिंग बट, इन सिंपल टर्म्स इफ आई से, फंक्शन इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड। अभी देखो, फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट अ एडिशन कैलकुलेटर, ठीक है, इफ आई क्रिएट अ एडिशन कैलकुलेटर, कैसे हम लोग बनाएंगे? अच्छा, पहले यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर स्कैनफ की मदद से इस नंबर को एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, ए नाम का, यहाँ डिक्लेयर भी कर देते हैं, इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल। एंटर द सेकंड नंबर इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंटफ सम इज परसेंट डी। ये बहुत ही एक बेसिक एक प्रोग्राम मैंने बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सिंपल एडिशन कैलकुलेटर है। फॉर एग्जांपल इफ आई एंटर 5 एंड आई एंटर 8, सम इज 13, ओके। अब सपोज करो मुझे एक और प्रोग्राम बनाना है, लेट्स से इवन नंबर का प्रोग्राम, तो मैं क्या लिखूंगा, इवन नंबर का कोड लिखूंगा, है ना। एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट ई, printf enter a number, scanf percent d address of e, if e modulus 2 is equal to 0, तो printf even number, else printf odd number। ये एक सिंपल प्रोग्राम हो गया ऑड इवन का। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, अच्छा पहले एडिशन हो रहा है, अब एंटर नंबर 9, तो ये क्या क्या ऑड नंबर। ठीक है, तो ये क्या मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड हम लोग लिख रहे हैं। ये किसके लिए, ये एक एडिशन कैलकुलेटर है, ये किसके लिए, ये एक ऑड इवन कैलकुलेटर है। तो इसी तरह सपोज वी हैव 100 टाइप्स ऑफ कोड्स इन अ प्रोग्राम, तब क्या होगा, जो मेन फंक्शन के अंदर जो कोडिंग हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक फंक्शंस। फंक्शन से क्या होगा, वी कैन मॉड्यूलराइज द प्रोग्राम। मॉड्यूलराइज करना मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो पूरा कोड है, ठीक है, इसके जगह हम लोग एक लाइन का कोड लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन का कोड। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये पूरे प्रोग्राम को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और मेन फंक्शन के बाहर इसको लिख देते हैं, ठीक है, और ये जो ऑड इवन का प्रोग्राम है इसको भी यहाँ से कट करके बाहर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या एडिशन कैलकुलेटर, दिस इज नथिंग बट एडिशन कैलकुलेटर प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है इसका पहले एक हमें नाम देना पड़ेगा। फॉर मेकिंग अ फंक्शन फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये क्या एडिशन, तो एक बना देते हैं void add बोल के एक फंक्शन, इसके अंदर ये पूरा कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या ऑड इवन का प्रोग्राम,
तो वॉइड, वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप, ठीक है। ये हम लोग सब डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है क्या नहीं, अभी बस देखते रहो क्या होगा। अच्छा, इस प्रोग्राम का नाम दे देते हैं इवेंट, मतलब इस फंक्शन का नाम, सॉरी, इस फंक्शन का नाम दे देते हैं इवेंट। तो हमने दो फंक्शन बनाया, एक है ऐड फंक्शन, ऐड फंक्शन के अंदर ये कोडिंग है, ओके। एंड एक और हमारे पास फंक्शन है इवेंट नाम का, ये है फंक्शन का नेम इवेंट, और इस फंक्शन का नाम है ऐड। तो ये दो फंक्शन हमने बना लिया। इस फंक्शन के अंदर की कोड ये है, और इवेंट फंक्शन के अंदर की कोड्स ये है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल कोड वी विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमें एडिशन कराना है तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ऐड लिख देंगे, ऐड, बस हो गया। अगर हमें ऑड इवेंट चेक करना है तो हम लोग अपना इवेंट नाम का एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, यहाँ से इवेंट लिख दिए, बस इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, इसको पहले रन करके मैं दिखाता हूँ। और एक काम करो, इसको एक बार अभी ऊपर लिखो, मेन फंक्शन के, वो क्यों लिखना ऊपर मैं बताऊंगा। तो हमारा मेन फंक्शन पहले देख लो कितना छोटा हो गया है। हम लोग पहले कितना बड़ा बड़ा कोड्स लिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब क्या, हम लोग सिर्फ दो लाइन लिखे, ऐड एंड इवेंट। हम इसी को रन करके देखते हैं। ये देखो, एंटर दी फर्स्ट नंबर, वही सेम 6 8, और एक नंबर 6 इवन नंबर, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम बन गया। और मेन फंक्शन के अंदर कितना लिखना पड़ा, सिर्फ दो लाइन। वी रोट ओनली 2 लाइन्स इन दी मेन फंक्शन। अच्छा, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉल, एंड तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ऐड, इस लाइन को बोला जाता है फंक्शन कॉल, ठीक है। ये फंक्शन कॉल, ये जो इवेंट नाम का प्रोग्राम हमने लिखा है, इसे भी हम लोग कहेंगे कॉल, फंक्शन कॉल। मतलब कोई भी फंक्शन का अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो उसका मतलब हम लोग वो फंक्शन को बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, मतलब फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो ये कोड है एक्चुअली। इवेंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो ये कोड है। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है। ये पूरे ब्लॉक को बोला जाएगा डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। और इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा फंक्शन कॉल। मतलब हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं, और ये है फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। ये दो टर्म क्लियर हो गए सबको। अभी एक टर्म और बचा, वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। ये तीन जो डिफरेंसेस है, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, ये तीनों में डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में जो जो लोग का भी प्लेसमेंट है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन से ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है कि तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन कॉल तो आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग मेन फंक्शन के अंदर जब भी किसी फंक्शन का नेम लिखते हैं तो उसका मतलब वी आर एक्चुअली कॉलिंग दैट फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन डेफिनेशन होता है उस फंक्शन के अंदर की जो लाइंस ऑफ कोड है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। अब एक और बात जानो कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो पूरा कोड है, ठीक है, ये अगर मैं कट करके नीचे लिख दूँ, मेन फंक्शन के नीचे अगर मैं लिख दूँ इसको, तब क्या होगा, ठीक है। पहले मेन फंक्शन है, उसके अंदर दो बार कॉल हुआ, दो अलग तरीके का फंक्शन, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो एरर आ गया। एरर क्या चीज़ का एरर है, ऐड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, इवन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप।
मतलब कंपाइलर बोल रहा है कि ऐड मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता, इवन मतलब क्या है वो उसको नहीं पता कंपाइलर को। क्यों नहीं पता? क्योंकि कंपाइलर पहले लाइन से चेक करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन है। उसके बाद कंपाइलर देख रहा है ऐड। ऐड क्या है? एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन है, ये बात किसको पता है? ये तो हम लोग को पता है, लेकिन कंपाइलर को अभी तक नहीं पता कि ये ऐड फंक्शन एक, ऐड नाम का ये एक फंक्शन है, ये कंपाइलर को तो नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसके जो हेडर फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल है जो stdio.h, उसके अंदर ऐड नाम का कोई भी फंक्शन नहीं बनाया गया था। ये एक्चुअली यूजर डिफाइंड फंक्शन है। stdio.h के अंदर क्या क्या होता है? printf होता है, scanf होता है, ये सब फंक्शंस है। लेकिन ऐड और इवन नाम का तो कोई फंक्शन है नहीं stdio.h के अंदर। तो इसीलिए कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, उसको नहीं मिला ऐड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, तो वो एक हमें क्या कर दिया, एक एरर थ्रो कर दिया। अच्छा, जब हम लोग ने ये पूरा कोड ऊपर लिखा था, ठीक है, जब हम लोग ने ये पूरा कोड इंट मेन के पहले लिखा था, उस वक्त एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे जब चेक कर रहा है तो उसे पहले ही पता चल गया ऐड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, फिर वो नीचे आया, फिर उसने देखा अच्छा इवन नाम का भी ये एक फंक्शन है। उसके बाद जब वो मेन फंक्शन में घुसा कंपाइलर, और फिर जब उसने कॉल किया ऐड को, तो उसे कंफ्यूजन नहीं हुआ, बिकॉज वो ऑलरेडी जानता था कि ऐड फंक्शन ऊपर डिफाइंड है। वो ऑलरेडी जानता था इवेंट फंक्शन ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन मेन फंक्शन के पहले कर देंगे तब कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन को मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं तब एक एरर आता है। एरर क्या आता है? क्योंकि कंपाइलर जानता नहीं ऐड एंड इवेंट कहाँ पे है। ठीक है, वो खोज नहीं पाता है शुरू में। तो अभी इसको वापस से नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इस एरर को सॉल्व करने का एक तरीका है कि कंपाइलर को पहले ही बता दो कि देखो भैया, मेरे प्रोग्राम में ऐड नाम का एक फंक्शन है और इवेंट नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो कंपाइलर को पहले से ही बता देना कि मेरे प्रोग्राम में क्या क्या फंक्शन यूज होने वाले हैं। इस चीज़ को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है? फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, सिंपल है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखो फंक्शन का। रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, इंट है, फ्लोट है, ये सब होता है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होता है रिटर्न टाइप। अभी के लिए मान लो, समझ के रख लो, अभी इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वॉइड। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। ऐड फंक्शन, ऐड। ठीक है, अब उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स। एक फंक्शन में ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो होता है आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जब ये भी लिखते थे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर हम लोग कुछ भी लिखते थे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखते थे, तो ये एक्चुअली क्या था? ये प्रिंट एफ जो फंक्शन है, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। ये सब टर्म्स याद रखो। फंक्शन के अंदर ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो होता है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा फिलहाल प्रिंटफ का यहाँ काम नहीं है। ठीक है, तो अभी आर्ग्यूमेंट्स इसका देंगे। अभी आर्ग्यूमेंट हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, या तो कोई इंटीजर पास कर सकते थे या कोई कैरेक्टर पास कर सकते थे, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आर्ग्यूमेंट इसका एम्प्टी है। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। वॉइड ऐड, बस हो गया। ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब इसी तरह सिमिलरली इवन फंक्शन का एक डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो वॉइड इवन, और आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो ये हमने डिक्लेरेशन कर दिया दोनों फंक्शन का। तो कंपाइलर अब क्या होगा? अब अगर मैं कंपाइल करूंगा इस प्रोग्राम को तो कंपाइलर पहले ही समझ जाएगा ये डिक्लेरेशन देख के। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो कंपाइलर पहले ये डिक्लेरेशन देख लेगा कि अच्छा, मतलब मेन फंक्शन के अंदर ऐड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, और वहाँ पे मुझे एक इवेंट नाम का फंक्शन भी मिलेगा। तो कंपाइलर अब कंफ्यूज नहीं होगा, जब भी मेन फंक्शन अभी एग्जीक्यूट करेगा तो उसे ऑलरेडी पता है। उसे हमने बोल दिया पहले ही कि ऐड नाम का एक फंक्शन हमारे पास है, तो तुम कंफ्यूज मत होना ऐड दिखते ही। ठीक है,
और वैसे इवेंट नाम का हमने एक डिक्लेरेशन कर दिया फंक्शन का, तो अब कंपाइलर इवेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही उसको बता दिया कि भैया देखो इवेंट नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी होगा, तो उसको देख के घबराना मत। तो अब कंपाइलर कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। ये देखो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जहां से मेन फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। और लास्ट में होता है फंक्शन डेफिनेशन, मतलब जहां एक्चुअल कोड लिखा है, फंक्शन के अंदर क्या कोड है वो लिखा हुआ है, वो होता है फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, एक और चीज, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, हम लोग इसको चाहे तो मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो अंदर भी लिख सकते हैं मेन फंक्शन के, ऐसे भी सही है। वो होता है computer। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो अंदर लिखो या बाहर, हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। बस एक फ़ायदा है बाहर लिखने का, बाहर लिखने को बोलते हैं ग्लोबल फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये बाहर है तो ये ग्लोबल हो जाएगा। ग्लोबल मतलब हम लोग जैसे ये मेन फंक्शन बनाए हैं ना अंदर, तो और भी अगर सपोज प्रोग्राम में और भी कई सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ऐड फंक्शन का हमने कभी यूज़ किया तो कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया ये दो फंक्शंस। अगर हमने इन दो फंक्शंस को मेन के अंदर लिखा होता, तो मेन के बाहर जो फंक्शन है उनको नहीं पता होता कि ऐड फंक्शन नाम की कोई चीज़ है। अच्छा, एक एग्जांपल जैसे मैं दिखाता हूँ। अगर हम लोग ने इसको यहाँ डिक्लेयर किया होता, ठीक है, यहाँ डिक्लेयर किया होता, इसका मतलब क्या कि ये दो जो फंक्शन है ये लोकली डिक्लेयर्ड है। ठीक है, ये मतलब इसका स्कोप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर तक रहेगा। लेकिन हमने अगर इन दोनों फंक्शन को बाहर लिख दिया तो इसका स्कोप ग्लोबल हो जाएगा। अभी जब आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे आगे, तो धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे आप लोग को कि ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल फंक्शन ये सब बनाने का क्या फ़ायदा है, और लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल का क्या फ़ायदा है। अभी जो ये है लोकल। ठीक है, ये अभी लोकल फंक्शन है, इसके ऊपर अभी हम लोग ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे कभी, कि लोकल ग्लोबल का क्या फ़ायदा है। आप लोग बस एक थंब रूल बना लो कि बेटर प्रैक्टिस यही है कि फंक्शंस को ग्लोबली डिक्लेयर करो। आप लोग ग्लोबली डिक्लेयर करो फंक्शंस, ये बेटर प्रैक्टिस है। अनलेस अनटिल कोई क्रिटिकल स्पेसिफिक कोई केस हो जिसमें ग्लोबली नहीं चलेगा तो बात अलग है, लेकिन ऐसे अभी के लिए आप लोग ग्लोबली डिक्लेयर करने की प्रैक्टिस रखो फंक्शंस को। अब फंक्शंस चार टाइप के होते हैं। फंक्शंस आर फोर टाइप्स। एक है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। अच्छा, इसके पहले इसके फायदे देख लो, फंक्शन का क्या क्या फायदा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग फंक्शन। सबसे पहली बात, कोड हमारा मॉड्यूलराइज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें इतना सारा कोड अंदर मेन फंक्शन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल कर सकते हैं, और बाकी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स कोड है वो बाहर लिख सकते हैं, ताकि मेन फंक्शन क्लीन रहे। मेन फंक्शन जितना क्लीन होगा, एक प्रोग्रामर को आपका प्रोग्राम पढ़ने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो ये रीडेबिलिटी बढ़ा देता है हमारे प्रोग्राम का फंक्शन बनाने से। हमारा फंक्शन मतलब प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल लगता है। अभी ये देखो, कोई आपका प्रोग्राम अगर पढ़ेगा कोई दूसरा इंसान, तो उसे कितना सिंपल लग रहा है। अच्छा, मेन फंक्शन है, मेन के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर एक इवेंट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एक दूसरे आदमी को भी बहुत आसानी होगी आपका प्रोग्राम समझने में, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके प्रोग्राम की। लेकिन अगर यही सारा कॉम्प्लेक्स कोड मैं मेन के अंदर ही अगर भरते जाता, तो एक टाइम के बाद वो इतना कॉम्प्लेक्स लगता मेन फंक्शन कि उसे रीड करना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फंक्शन हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद
ये डिबगिंग में भी हेल्प करता है। अगर आपको टेस्टिंग करना है कोई फंक्शन की, ठीक है, कि ऐड फंक्शन में क्या गड़बड़ी है, फॉर एग्जांपल आपका एडिशन कैलकुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर इवेंट फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप लोग इंडिविजुअली एक एक फंक्शन को चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। इजी टू मॉडिफाई, ये एक और यूज़ है इसका, ठीक है। फंक्शन बनाने का एक और फ़ायदा ये इजी टू मॉडिफाई है। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने मुझे मान लो अपने प्रोग्राम में 10 बार एडिशन करना है और 10 बार इवन नंबर का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, 10 बार हमें करवाना है ये काम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंसान को फंक्शंस नहीं पता है वो तो सिंपली कोड लिखने बैठ जाएगा 10 बार, है ना। तो उससे क्या होगा, एक तो प्रोग्रामर का टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। और दूसरा बात, अगर मान लो इन फ्यूचर, अगर मान लो कभी उसके कोड में कुछ गलती हुई, ठीक है, और उसे कोड को मॉडिफाई करना है अब, तो क्या होगा, तो वो प्रोग्रामर को जहाँ जहाँ उसने 10 बार लिखा था ये पूरा कोड, तो उसे 10 बार जाके चेंज करना पड़ेगा अपने कोडिंग में। फॉर एग्जाम्पल एडिशन नहीं, उसे सब्ट्रैक्शन कैलकुलेटर बनाना था, तो वो क्या करेगा, ए माइनस बी कर देगा, ठीक है, और यहाँ सम की जगह सब्ट्रैक्शन लिख देगा वो। लेकिन ये काम उसे 10 बार करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर मान लो इवन नंबर में कोई चेंज करना होता, तो फिर उसे इवन नंबर का कोड 10 बार उसने लिखा है, तो वो 10 जगह जा जाके उसे एडिट करना पड़ता। तो ये क्या है, बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा प्रोग्रामर के लिए। लेकिन अगर उसने फंक्शन बनाया होता, ठीक है, फंक्शन बनाया होता तो क्या होगा, उसे 10 बार एडिट नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही बार फंक्शन में एडिट करेगा और वो मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो तो सिर्फ 10 बार कॉल करेगा ऐड प्रोग्राम को, या ऐड प्रोग्राम उसने बस 10 बार कॉल कर दिया ऐसे। आप 10 बार ऐड लिख दोगे, 1 2 3 4 ऐसे 10 बार ऐड लिख दोगे और 10 बार इवन ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, या फिर एक लूप लगा दो, ठीक है, एक लूप के अंदर एडिशन को 10 बार कॉल करा दो, ऐड फंक्शन को 10 बार कॉल करा दो लूप लगा के, ये भी एक तरीका है। और इसका फ़ायदा क्या है, अगर मान लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कभी भी हमें कुछ भी चेंज करना होगा, तो हम लोग बस मेन फंक्शन जो है उसमें एडिटिंग करेंगे सिर्फ, ठीक है, कुछ भी एडिट करना हो कोड तो फंक्शन में एडिट करेंगे, और यहाँ मेन फंक्शन में कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हो गया, इजी हो गया हमारा प्रोग्राम मॉडिफाई करने के लिहाज से। तो मॉडिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है फंक्शन यूज़ करने से। और ये जो सेम कोड है हम लोग बार बार लिखेंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर, बार बार ये लिखेंगे एडिशन एडिशन, 10 बार इवन नंबर निकालना है तो 10 बार कोड लिखो, तो अननेसेसरी कोड लिखने से हमें मदद मिलती है फंक्शन के द्वारा। फंक्शन helps to minimize code, and it helps to avoid rewriting the same code over and over, ठीक है। और एक फंक्शन का एक लास्ट फायदा है, इट हेल्प्स इन बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ रैम, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, रैम में ये कैसे फ़ायदा करेगा हमें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं, ऐसा एक प्रोग्राम है जहाँ 2 बार एडिशन कराना है, 2 बार इवन नंबर निकालना है, तो मैंने 2 बार ऐड को कॉल करके 2 बार इवन को कॉल कर दिया। तो अभी क्या होगा, एग्जांपल ये समझ लो, ये एक रैम है हमारा, ये पूरा एरिया रैम है। ये पूरा रैम की मेमोरी है, ये पूरी पूरी एरिया, ये क्या है, ये रैम की मेमोरी है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। और मेन फंक्शन को कॉल करता कौन है, मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। ये जो हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं ये भी एक्चुअली क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है, और ये इसका रिटर्न टाइप है।
और इस फंक्शन को कॉल कौन करता है, इसको तो हम लोग कॉल कर नहीं रहे। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे होगे ऐड फंक्शन है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग लिख के कॉल करवा रहे हैं। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन जरूर होगा कि मेन फंक्शन कैसे चलता है, ये इसको तो कोई कॉल ही नहीं करता। तो एक्चुअली हम लोग खुद से लिखते नहीं है मेन फंक्शन कॉल करने के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है कि मेन फंक्शन को कॉल करेगा। खैर, तो सबसे पहले रैम में मेन फंक्शन मेमोरी लेता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एक मेन फंक्शन मेमोरी लेगा रैम के अंदर। ये मेन फंक्शन आ गया रैम में, ठीक है। जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक है, कंपाइल होने के बाद जब रन होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन को जगह मिलती है रैम में, ठीक है। अब मेन फंक्शन को जगह मिलने के बाद ये क्या है, पहला फंक्शन ऐड, ठीक है, तो अब ऐड फंक्शन कॉल होगा। तो रैम में एक और फंक्शन बन गया ऐड, ठीक है। अब क्या होगा, ऐड फंक्शन के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर क्या है, तीन वेरिएबल है, इंट ए बी सी, ठीक है। तो तीन वेरिएबल अब बनेगी रैम में। ये है वेरिएबल ए, ये है बी, ये है सी। ये तीन वेरिएबल को जगह मिल जाएगी रैम में। इंट ए, इंट ए, इंट बी एंड इंट सी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ऐड फंक्शन का पूरा ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक चलने के बाद जब ये ऐड फंक्शन खत्म हो जाएगा, खत्म होने से क्या होगा, ये जो इंट ए बी सी है, इन इन सब का काम अब खत्म हो गया, क्योंकि ये तीन जो वेरिएबल है ये किसके कारण बने थे, ये बने थे ऐड फंक्शन के कारण। तो इन तीनों वेरिएबल का स्कोप सिर्फ ऐड फंक्शन तक ही है। तो जैसे ही ऐड फंक्शन का काम खत्म होता है, ऐड फंक्शन जैसे ही काम इसका खत्म होगा तो ये ऐड फंक्शन मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। और इसके रिलीज होने के साथ साथ ये तीन जो वेरिएबल है ये भी मेमोरी से रिलीज हो जाते हैं। तो एक बार वापस हमारा मेमोरी पूरा खाली हो जाता है, सिर्फ मेन फंक्शन बचता है। और फिर मेन फंक्शन वापस से नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता है। फिर एक ऐड फंक्शन है तो फिर ऐड फंक्शन कॉल होगा। वापस ऐड फंक्शन एक मेमोरी लेगा, रैम में मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। फिर ऐड फंक्शन के अंदर ये तीन वेरिएबल है तो ये तीन वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे रैम में। और उसके बाद जैसे ही ऐड फंक्शन काम खत्म होगा, ये सारे मेमोरी रिलीज हो जाएगा और फिर मेन फंक्शन बचेगा। फिर इवेंट फंक्शन कॉल होगा। इवेंट फंक्शन कॉल होते ही फिर मेन प्रोग्राम होल्ड पे आ जाएगा और इवेंट फंक्शन आ जाएगा रैम में, ठीक है। अब इसके जगह इवेंट इवेंट आ जाएगा। इवेंट के अंदर क्या क्या है, इवेंट के अंदर है इंट ई, एक ही वेरिएबल है इंट ई, ठीक है, तो एक ई नाम का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। समझ गए आप लोग कैसे मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है रैम में। तो ये तो फंक्शन बनाने से इस तरीके से हो रहा है। अब अगर आप लोग सपोज करो कि हमने फंक्शंस नहीं बनाया होता, ठीक है, ये हमने फंक्शंस नहीं बनाया होता, हमने क्या किया होता, एक ही बार में मेन फंक्शन के अंदर ये पूरा कोड लिख दिया होता। जैसे ऐड फंक्शन दो बार कॉल हुआ ना, तो ये कोड आप लोग कॉपी पेस्ट दो बार करोगे। अब इवेंट फंक्शन दो बार कॉल हुआ था तो आप लोग इवेंट फंक्शन दो बार कॉपी पेस्ट करोगे मेन के अंदर। तो उससे क्या होगा, जब आप लोग का प्रोग्राम कंपाइल एंड रन होगा तो रैम में जो जगह होगी वो क्या होगी, सबसे पहला तो मेन फंक्शन खाएगा एक जगह। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों के प्रोग्राम में इंट ए बी सी ये दो बार कॉल हुआ है तो इसकी दो कॉपीज बन जाएगी टोटल, ठीक है, इंट ए बी सी की दो कॉपीज बन जाएगी। उसके बाद फिर संग के साथ संग संग इंट ई की भी और दो कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा,
आप लोग का रैम का स्पेस फालतू में खराब हो रहा है। ये तो हमने सिर्फ 4 बार फंक्शन बनाया था और 4 बार कॉल करना था, ठीक है, तो इसीलिए 4 बार। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 100 बार लिखते हो, ठीक है, मान लो आपको एक प्रोग्राम में 100 बार ऐड फंक्शन को कॉल करवाना था और 100 बार इवेंट फंक्शन, मतलब 200 बार आप लोग को कॉलिंग करना है, आप लोग को 200 बार कोई कोड चलाना है। तो अगर आप लोग वो पूरा 200 बार कोड लिख दोगे मेन फंक्शन के अंदर, तो रैम के अंदर एक ही साथ में हजारों वेरिएबल्स का मेमोरी आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, रैम में इतना मेमोरी आने के कारण हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा ही नहीं, ठीक है, वो कंपाइल कंपाइल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रैम ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग फंक्शंस का मदद ले सकते हैं। फंक्शन बनाने से क्या होता है, एक टाइम पे एक प्रोग्राम आएगा रैम में, और जब तक इस प्रोग्राम का सारा काम खत्म नहीं होता तब तक सेकेंड फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो सबसे पहले पहला फंक्शन अपना काम खत्म करेगा, और जैसे ही पहले फंक्शन का काम खत्म होगा इसकी सारी मेमोरी रिलीज हो जाएगी रैम से। तो ऐड फंक्शन हट जाएगा रैम से, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, इंट बी भी हट जाएगी, इंट सी भी हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद वापस से ऐड फंक्शन जब कॉल होगी तो वापस से ये सब बन जाएगा। फिर इवेंट फंक्शन जब कॉल होगी तो वापस से इवेंट बन जाएगी और काम खत्म होते ही वापस हट जाएगी। फिर इवेंट फंक्शन की जब जरूरत पड़ेगी तो वापस इवेंट फंक्शन रैम में आ जाएगी और उसके अंदर के वेरिएबल्स आ जाएंगे, और जैसे ही इवेंट फंक्शन का काम खत्म होगा वापस से सारे वेरिएबल्स निकल जाएंगे रैम से, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन बनाने से क्या होता है, रैम का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। इससे क्या हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम भी कम जीबी के रैम के कंप्यूटर्स में मतलब कर सकते हैं काम, कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबके पास तो उतना रैम नहीं होता है, एक दो टीबी, वो सब तो करोड़पति लोग के पास ही होती है उतनी रैम की कंप्यूटर, ठीक है। नॉर्मल आदमी तो 2 4 5 8 जीबी में खुश हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए ये सही है फंक्शन बना के कोडिंग करना, ठीक है। फंक्शन का ये सारा फायदा है।